Good morning students, this is Poonam Khetan and I welcome you to MKH video series. So students, we are continuing your chapter number 2, that is from trade to territory, a part of your book history. So in previous video we have discussed that how the East India Company was coming to India and किस तरीके से अपना ट्रेड करने के पर्पज से दे आर कमिंग एंड हाउ दे एस्टेब्लिश देयर टेरिटरी. ठीक है, तो जो भी स्टोरी है जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, आई होप यू ऑल लर्न दैट स्टोरी. ओके, तो अगर वो स्टोरी याद है तो हमें डेफिनेटली आगे की स्टोरी पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगने वाला है. सो लेट्स मूव. कंपनी रूल एक्सपेंस. इससे पहले की स्टोरी के अंदर क्या हो रहा था कि फेमस बैटल हो रहे हैं, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, जिसके अंदर जो भी बंगाल के जो नवाब थे उनको डिफीट कर दिया है कंपनी ने और उन्होंने अपना जो ट्रेड था उसको बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर लिया है. ठीक है, और धीरे धीरे वो अपने रूल को और एक्सपेंड करती जा रही है और यू विल सी कि 1757 से लेके 1787 तक जो प्रोसेस हुआ अनेक्सेशन का मतलब कि जो एक्सपेंड किया उन्होंने अपने बिजनेस को, जो एक्सपेंड किया है, वो प्रोसेस इंडियन स्टेट के अंदर वो बहुत फास्ट चला है और बहुत सारा एरिया, इवन आपकी बुक के अंदर जो मैप दिया है यू कैन सी देयर कि इन अर्ली ईयर्स कितना एरिया उन्होंने कवर किया हुआ था. दे हैड ओनली बंगाल, मद्रास और थोड़ा सा जो साउथ का एरिया था हल्का सा वो कवर किया हुआ था और बहुत फास्टली उन्होंने इंडिया के बहुत सारे एरिया को वो कवर करते हुए चले हैं. अब क्या उसके अंदर प्रोसेस रहा वो देखिए. उसमें एक और जो बहुत ही सरप्राइजिंग थिंग है वो आप देखेंगे, द कंपनी रेयरली लॉन्च अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक. तो अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे देन यू वर सरप्राइज कि इन सब चीज़ों को करने के लिए, यानी अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए कंपनी ने बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि मिलिट्री जो आर्म्ड है या उसके थ्रू उन जो प्रोविंसेस हैं उन पे उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया. उन्होंने क्या किया, इंस्टेड इट, मतलब किसी भी डायरेक्ट मिलिट्री अटैक के इंस्टेड क्या किया उन्होंने, इट यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड डिप्लोमेटिक मेथड. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा कि वो अलग अलग तरीके की ट्रिक्स लगा रहे. दे वर वेरी कनिंग, बहुत स्मार्ट थे वो लोग और उनको पता था कि जो इंडिया के लोग हैं वो एक्चुअल में वी वर हार्ड वर्कर, हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम लोगों के पास में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है वर्क करने की, लेकिन वो कनिंगनेस हम लोगों में नहीं थी. वो चीज़, वो स्मार्टनेस जो कि ब्रिटिश लोग यहाँ पे लेके आए थे या ईस्ट इंडिया कंपनी जिस स्ट्रेटेजी को लेके चल रही थी, इंडियन जो किंगडम थे या इंडिया के लोग थे वो उसको नहीं समझ पा रहे थे. तो व्हाट हैपेंड, दे यूज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक मेथड उन्होंने यूज़ किए हैं. जो वहाँ के किंगडम है, कोई सरदार है, जमींदार है या जिस भी पोस्ट पे वहाँ पे होल्ड करने वाले जो रूलर हैं, उनसे क्या किया उन्होंने, कुछ ऐसी अलायंसेस की हैं पॉलिटिकल, कुछ ऐसा मेथड अप्लाई किया है कि ठीक है हम आपको ये करेंगे, हम तो यहाँ सिर्फ ट्रेडिंग करने आए हैं, हम आपको कोई चीज़ें ऑफर कर दी, लाइक आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, आपको ये बेनिफिट हो जाएगा. और दूसरा क्या रहता है कि उस टाइम में जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, जो लोकल जो रूलर थे, वो जो बाकी जो आसपास के रूलर थे यानी जो नेबर रूलर्स थे उनसे बहुत परेशान होते थे. तो वो कुछ ना कुछ इस तरीके की टेक्निक, उसके अंदर स्ट्रेटेजी अप्लाई करते थे ब्रिटिश लोग कि ठीक है आप अगर ऐसा करेंगे तो हम उसको हटाने में आपकी हेल्प करेंगे. तो ये स्ट्रेटेजी जो है वो हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अप्लाई की है, जिसकी वजह से बहुत सारा एरिया ये एक्सपेंड करते चले हैं. अब क्या है, एक और स्ट्रेटेजी इन्होंने लगाई जो कि आप अगर देखेंगे देन यू वर सरप्राइज कि इंडियन जो रूलर थे उस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे कर सकते थे. और इस स्ट्रेटेजी के कारण ही इन्होंने अपना जो रूल है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया. व्हाट हैपेंड आफ्टर 1764 में क्या हुआ था, रिमेंबर, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में कंपनी ने क्या किया, एक स्ट्रेटेजी अप्लाई की. क्या अप्लाई की, दे अपॉइंटेड रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट्स. तो जो इंडियन स्टेट्स थे ना, छोटे छोटे अलग अलग प्रोविंसेस थे,
ठीक है। जो किंग थे वो अभी भी वहाँ पे रूल कर रहे थे, अपना स्टेट के अंदर बैठे थे। अब इन्होंने क्या किया, कंपनी ने, क्योंकि अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो तो वहाँ पे वो प्रेजेंस उसकी शो हो रही थी सभी प्रोविंसेस के अंदर। तो वहाँ पे जितने भी किंगडम थे, जितने भी प्रोविंसेस थे, इंडियन स्टेट्स थे, वहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, अपने रेजिडेंट अपॉइंट कर रही है। सो रेजिडेंट क्या है, रेजिडेंट ये मान लीजिए कि उनके ऑफिसर्स हैं, ठीक है, या आज के टाइम में हम मान लीजिए अम्बेसडर जिसको बोल सकते हैं। तो अपने अपने अम्बेसडर जो है वो सभी स्टेट्स के अंदर ये कंपनी छोड़ रही है वहाँ पे। और अब एक्सक्यूज़ क्या होगा या उसका क्या रीज़न होगा, उसके वो तो उनके साथ में जो भी पॉलिसी उन्होंने अप्लाई की वो जाने। लेकिन एक बेसिक ये चीज़ समझ में आती है कि बेसिक उन्होंने जो अपना प्राइमरी फोकस जो रखा है वो ट्रेडिंग पे रखा है। तो कुछ भी कि ठीक है, हम जानना चाहते हैं आपके लोगों को किस तरीके से काम करते हैं, उनकी थोड़ी पॉलिसीज, तो इस पर्पज़ से उन्होंने वहाँ पर अपना रेजिडेंट रख दिया। अब रेजिडेंट क्या हो रहा है कि वो वहीं उसी के किंगडम में रह रहा है, उसी के जो दरबार है जहाँ पे भी वो हियरिंग करता है लोगों से, अपने जो भी मिनिस्टर है उनसे बात करता है, तो वहाँ पे वो कंटिन्यूसली बैठ रहा है। तो ये जस्ट लाइक कि आपके घर के अंदर कोई मेहमान आया है, गेस्ट आया है, और जब भी आप कुछ प्राइवेट कुछ भी चीज़ें बात कर रहे हैं, अपने घर की पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं, वो वहाँ पर बैठे हैं। अब क्या हो रहा है कि जब वो वहाँ पर सब चीज़ों में, सब जो फंक्शंस हो रहे हैं उनके साथ में है, तो जो भी चीज़ें हो रही है कि किस तरीके से वो अपनी पब्लिक के साथ में डील करते हैं, किससे कौन सी अर्निंग हो रही है, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कहाँ से, ये सब चीज़ें जो है वो धीरे धीरे नॉलेज में आने लग गई। अब नॉलेज में आने लगी धीरे धीरे। अब क्या हो गया कि वो जो रेजिडेंट थे, वो उनके जो ऑफिशियल्स थे, वो किंग्स के जो किंगडम था या इंडियन स्टेट्स के प्राइवेट, यानी जो उनके प्रॉपर जो स्टेट से रिलेटेड इंटरनल जो अफेयर्स होते थे उनके अंदर इंटरफेरेंस स्टार्ट हो गई। इवन जो थोड़ा टाइम ही जाने के बाद में दे वर डिसाइडेड कि आपके आने वाला सक्सेसर कौन होगा, ठीक है, कि आपके जाने के बाद में आपकी डेथ हो जाती है या आपको वहाँ से हटा दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो आपके बाद में इस जो थ्रोन है, इस राज पर, इस स्टेट पे कौन रूल करने वाला है, वो भी कंपनी के जो लोग हैं वो डिसाइड करने लग गए। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। और मतलब सोचने वाली बात ये है कि जो इंडियन रूलर थे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे करके बैठे थे। तो आपकी बुक के अंदर भी एक पिक्चर दी होगी जिसके अंदर जो अवध के जो किंग है, अवध के जो रूलर थे उस टाइम में, शौजुद्दौला, वो उनकी पिक्चर आपको दिख रही है। उसमें आपको एक जो ब्रिटिश कंपनी का जो पर्सन है मिलिट्री ड्रेस में, वो आपको दिख रहा है, और बहुत सारे बच्चे या उनकी फैमिली जो है वो दिख रही है। उसमें स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जब आप देखेंगे, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी ऐसा था, बहुत हाइट में और उस तरीके से शौजुद्दौला का, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो उस पिक्चर के अंदर बहुत डोमिनेटिंग है या सारा होल्ड उनके पास में, बट एक्चुअल पोजीशन ऐसी नहीं होती थी। एक्चुअल में जो पावर थी वो किसके हाथ में थी, रेजिडेंट के हाथ में थी, वो सारी चीज़ों को होल्ड करने लग गए थे। अब एक नई चीज़ उन्होंने अप्लाई की ब्रिटिश इंडिया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्या, सब्सिडरी अलायंस। अब व्हाट इज सब्सिडरी अलायंस? सब्सिडरी का मतलब कि आप कुछ भी काम करेंगे तो उसके अंदर हम अपनी कुछ सब्सिडी देंगे, अपनी तरफ से आपको ये हेल्प करने वाले हैं। बट आप ये देखेंगे कि इस पॉलिसी के अंदर कौन किसकी हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे इस अलायंस के अंदर क्या होता था, अब अलायंस मतलब जिनसे भी अपने ये ब्रिटिश कंपनी जो है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या डिप्लोमेटिक मेथड लगा के उनके साथ में कुछ अलायंसेस कर रही है, कुछ उनसे उनको प्रॉफिट पहुँचाने का, मतलब पहुँचाने के नाम पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनको ब्राइब दी जा रही है, लालच दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इंडियन रूलर जो है वो उनको एंटर होने दे रहे हैं। अब इनको क्या था, इंडियन रूलर को ये बोला गया, जो सब्सिडरी अलायंस जो भी इंडियन रूलर इनके साथ में करते थे, कि आपको अपनी आर्मी रखने का, अपनी मिलिट्री नहीं रखेंगे, ज़रूरत ही नहीं है। अब क्यों नहीं ज़रूरत? वो बोल रहे हैं कि देखिए हमारी तो आर्मी है ही। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि धीरे धीरे जब बैटल ऑफ प्लासी हो रहा है, बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है, तो उन्होंने अपनी आर्मी डेवलप कर ही ली थी और भी डेवलप कर रहे थे। तो हमारे पास में आर्मी है ही, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, तो आप अपनी आर्मी मत रखिए।
तो इंडियन जो रूलर थे उनको भी लगा कि ठीक है, ये अच्छी बात है कि हम लोगों को भी पर्सन रखेंगे, इंडियन लोगों को रखेंगे, आप अपॉइंट करोगे, उनकी बहुत सारी फैसिलिटी आपको देनी पड़ती है, सैलरी भी देनी पड़ेगी, सब कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात है एडमिनिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, उनको गाइड करना ज़रूरी है, उनकी ट्रेनिंग, सब चीज़ें होती है। देखिए, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने बोला कि ठीक है, आप मत रखिए, हमारी आर्मी है वो आपको प्रोटेक्ट करेगी, इफ़ एनी प्रॉब्लम वी विल हेल्प यू। तो रूलर को लगा कि ठीक है, दैट्स ओके। जैसे आजकल भी बहुत सारी चीज़ों में यही ट्रेंड चलता है कि आपके पास में सारी पर जो रेडीमेड सब चीज़ें आपके पास में रेडी रहती हैं और आपको पे करना होता है। तो सेम वही चीज़ें यहाँ पे थी कि ठीक है, आप अपनी जो मिलिट्री लगाते हैं वहाँ पे भी तो पे करते हैं, अब जो हम आपके फेवर के अंदर, हम आपकी सर्विस के अंदर जो आर्म फोर्स लगा रहे हैं उसको आप पे करेंगे। तो वो भी रेडी हो गए। इंडियन जो रूलर थे उन्होंने कहा ठीक है, ओके, एटलीस्ट हम लोगों को होता है ना, हम भी सोचते हैं कि ठीक है, रुपीज़ अगर आपने दे दिए, उसके थ्रू अगर आपको रेडीमेड सब वर्क मिल रहा है देन इट्स ओके। तो सेम वही काम था कि ठीक है, आपने अपॉइंट करके दे दिए, ट्रेनिंग व्रेनिंग सब आपका काम है, हम तो उसके लिए पे कर देंगे। तो पे अब कौन कर रहा है? इंडियन रूलर कर रहे हैं। और अब ये देखेंगे, ठीक है, वो हेल्प तो कर रहे हैं जहाँ पे भी उनको लग रहा है कि हेल्प करनी चाहिए, लेकिन आप ये देखें कि आर्मी जो है वो किसकी बढ़ रही है? जो इंडियन रूलर जो पे कर रहे हैं उनकी तो अपनी कोई आर्मी बन ही नहीं रही, ठीक है, वो किसकी बन रही है? मान लीजिए मैन और अपॉइंट कर रहे हैं, सोल्जर्स और अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो किसके बिहाफ पे हो रहे हैं? कंपनी के बिहाफ पे हो रहे हैं। इंडियन जो रूलर है उनके पास में तो कुछ भी नहीं आ रहा। और इन केस आपका नेबर आप पे अटैक करता है तो ठीक है, वो कंपनी हो सकता है आपकी हेल्प कर दे, लेकिन इन केस कंपनी ने आप पे अटैक कर दिया या कंपनी आपके ऊपर होल्ड करके बैठ गई, देन हु विल सेव यू? तो ये चीज़ इंडियन जो रूलर थे उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आई। और मोस्टली ये जो स्ट्रेटेजी थी, ये स्ट्रेटेजिक अलायंस बहुत जगह तो उन्होंने सिर्फ अपने फ्रेंडली बिहेवियर से कंपनी ने मतलब उनको डिप्लोमेटिक तरीके से उनको करवाई, और कई जगह ऐसा हुआ है कि वो उन्होंने ज़बरदस्ती भी ये सब्सिडरी अलायंस जो है वो प्रोवाइड करवाया है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन भी की है। सब्सिडरी अलायंस, इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, बट दे हैड टू पे सब्सिडरी फोर्सेज। इफ रूलर, एक चीज़ और थी कि अगर ये सब्सिडरी जो फोर्स को पे करने का जो काम था, अगर रूलर इसके अंदर फेल हो जाते थे, इफ रूलर फेल टू मेक पेमेंट, तो क्या होता था? तो उनका पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। तो पेनल्टी के रूप में उनका जो टेरिटरी का पार्ट था वो कंपनी टेक ओवर कर लेती थी। अब इसका भी एक एग्जांपल, वो सेम अवध वाला जो किंग है सिराजुद्दौला, उनकी जो हाफ टेरिटरी कंपनी ने पूरा उसको टेक ओवर कर लिया है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो किंग थे उनकी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से भी टेरिटरी कंपनी ने टेक ओवर कर ली, क्योंकि वो इस सब्सिडरी फोर्स को जो पे करना होता था वो पे नहीं कर पाते थे। हो सकता है बहुत ज़्यादा रहता हो, इस वजह से वो पे नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। So next one is Tipu Sultan. So Tipu Sultan is very famous name in history. So I told you कि यहाँ पे जब कंपनी बहुत रेयर ऐसा हो रहा है कि वो अपनी मिलिट्री अटैक से किसी चीज़ को रूल करने की ट्राई कर रही है, वो अपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या जो डिप्लोमेटिक मेथड है वही अप्लाई करने की ट्राई कर रही है। लेकिन वेन एवर कंपनी फेल्ट कि हमारे जो ये सारी जो अलायंसेज है या ये जो मेथड्स हैं, डिप्लोमेटिक मेथड्स, ये नहीं काम कर रहे हैं, तो उसने बहुत सारी जो जगह हैं वहाँ पे अटैक भी किया है। उसमें से बहुत फेमस जो एक बैटल हुआ दैट इज़ सदर्न इंडिया स्टेट मैसूर। मैसूर के अंदर इस तरीके से आपका ये जो इंडिया का पार्ट है, इसके अंदर से ऑलमोस्ट ये पार्ट जो है ये मैसूर का पार्ट रहता था, ठीक है। तो बहुत सारे कर्नाटक का, महाराष्ट्र का बहुत सारे पार्ट इसके अंदर आ रहे थे। तो मैसूर बहुत बड़ी डेंसिटी थी अपने आप में। तो ये इस मैसूर के साथ में क्या हो रहा है? कन्फ्रंटेशन हो रही है, मिलिट्री की कन्फ्रंटेशन, मतलब आमना सामना, ठीक है। तो उनकी फोर्स आ रही है और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो
फोर्स है वो उनके साथ में फोर्ट हो रहा है उनका, या फिर युद्ध हो रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे ये जो सदर्न इंडियन स्टेट था मैसूर, यहाँ पे बहुत पावरफुल रूलर उस टाइम में रूल कर रहे थे। 1761 से लेके 82 तक हैदर अली जो है वो रूल कर रहे थे। देन 82 में हैदर अली की डेथ हो जाती है और नेचुरल डेथ रहती है, और 82 के अंदर जो उनके सन होते हैं, फेमस सन है, और भी सन है लेकिन टीपू सुल्तान ज़्यादा फेमस थे, तो वो किंग बनते हैं, रूलर बनते हैं। 82 से लेके 99 तक टीपू सुल्तान जो है वो रूलर रहते हैं। अब मैसूर जो है वो, अब ये देखेंगे ये क्या है, कोस्टल एरिया है, इस साइड में ओशियन है, ठीक है, तो ये कोस्टल एरिया है। तो ये वाला जो एरिया था, यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वांटिटी के स्पाइसेस और चीज़ें यहाँ पे मिलती थी जो कि एक्सपोर्ट होती थी यूरोपियन कंट्री के अंदर। अब क्या हो रहा है, मैसूर कंट्रोल्ड एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड मालाबार कोस्ट। कौन सा कोस्ट है ये, मालाबार कोस्ट, ठीक है, आज भी है। वेयर कंपनी परचेज, यहाँ से कंपनी क्या ट्रेडिंग कर रही थी, क्या बिजनेस कर रही थी, पेपर और कार्डमम का, यानी काली मिर्च और जो इलायची होती है उसका बिजनेस कर रही थी। यहाँ से चीज़ों को लेकर और एक्सपोर्ट किया जा रहा था यूरोपियन कंट्री में, ब्रिटेन में। अब क्या हुआ, 1782 के अंदर जब टीपू सुल्तान किंग बन रहे हैं, रूलर बन रहे हैं, देन ही टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट। सैंडलवुड भी होती है वहाँ पे, प्लस ये जो पेपर और कार्डमम का एक्सपोर्ट जो है वो टीपू सुल्तान ने बंद कर दिया। और आप ये देखेंगे कि इससे पहले भी हैदर अली के साथ में भी, अभी हम चेक करेंगे, ऑलरेडी जो है वो इन कंपनी के साथ में उनकी फाइटिंग हो रही है, बैटल हो रही है। तो अब टीपू सुल्तान ने इन सब चीज़ों पे रोक लगा दी, बैन कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया। और इसका एक रीज़न तो ये था कि इनके साथ में पहले से ही कंपनी की थोड़ी बहुत चीज़ें चल रही थी। जो भी कंपनी जिस तरीके से रूल करना चाहती थी, जो पॉलिसी अप्लाई कर रही थी, दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक ऑल द पॉलिसी और अप्लाई ऑल द पॉलिसीज। लेकिन एक रीज़न और भी था कि जो टीपू सुल्तान और ये जो मैसूर जो स्टेट था, इनके साथ में इनके रिलेशनशिप थे किनके साथ में, फ्रेंच लोगों के साथ में। अब जो फ्रेंच ट्रेडर्स थे या जो फ्रेंच कंपनीज थी वो भी वहाँ थी। आई टोल्ड यू अर्लियर कि उससे पहले जो पुर्तगीज थे, फ्रेंच थे, वो लोग भी यहाँ पर बिजनेस कर रहे थे। तो वो अभी भी बिजनेस कर रहे थे, ऑल्दो किस तरीके से वो होल्ड कर रहे हैं, इतनी पावरफुल वो वहाँ पे उनकी आर्मी है, वो कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर भी फ्रेंच जो कंपनी थी उनकी एक अपनी बहुत मॉडर्न आर्म्ड फोर्सेस थी, तो इनके साथ में बहुत अच्छे रिलेशन थे इनके फ्रेंच लोगों के साथ में, मैसूर डेंसिटी के पीपल जो किंग थे। अब क्या हुआ कि क्योंकि इनके साथ रिलेशन है और फ्रेंच जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या है, राइवल है, दुश्मन है, तो फ्रेंच ने हैदर अली की हेल्प की थी कंपनी को हराने के अंदर, तो वो हेल्प कर रही है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न था कि ये आपका फ्रेंड है, फ्रेंच जो कंपनी है वो आपकी फ्रेंड है, और फ्रेंच जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राइवल है। तो डेफिनेटली आप इसकी बात मानोगे तो फ्रेंच जो है वो इस चीज़ के लिए भी फोर्स कर रहे थे कि आप यहाँ से इनकी एक्सपोर्ट और ट्रेडिंग आप बंद कर दीजिए ताकि ये वाला जो पार्ट है वो इनको मिल सके, ठीक है। तो एक ये भी बड़ा रीज़न था। अब मैसूर और जो इंग्लिश लोग हैं, यानी इंग्लैंड के जो लोग हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके बीच में 4 वॉर्स हुई हैं, 4 बार फाइटिंग हुई है, फोर्ट हुई है उनकी। और वो आप देखेंगे इसका टाइम पीरियड, मैसूर 1767 टू 1769, 1780 टू 84, 1790 टू 92 एंड 1799। अब यहाँ पे देखेंगे 1767, 70, ये सारी इस टाइम में कौन है यहाँ पे, हैदर अली है। तो हैदर अली 69 पे इस टाइम में भी जो कंपनी है वो लॉस हो जाती है, उसको वो हार जाती है। 1780 के अंदर स्टार्ट हुई, 1784 के अंदर ख़त्म हुई है, मतलब कि 2 इयर्स तो हैदर अली उस के अंदर फाइट कर रहे हैं और उसके बाद में टीपू सुल्तान जो है वो फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे भी कंपनी हार जाती है। देन 1790 टू 1792 के अंदर भी टीपू सुल्तान के साथ में इनकी फाइटिंग होती है, वॉर होता है, इसके अंदर भी कंपनी हार जाती है। 1799 के अंदर फिर से कंपनी ट्राई करती है और ये जो बैटल था दैट वाज बैटल ऑफ श्रिंगापट्टम, ठीक है। तो श्रिंगापट्टम के अंदर जो बैटल हुआ उसके अंदर कंपनी जो है वो फाइनली विन हो जाती है, ठीक है। और टीपू सुल्तान जो है वो इसके अंदर इस बैटल के अंदर असैसिनेट हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं। अब क्या होता है कि अब
इस बैटल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि मैसूर जो है उसकी हेल्प कौन कर रहा था, फ्रेंच कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कंपनी है वो अकेली वॉर के अंदर थी या फिर बैटल के अंदर अकेली थी। इंडिया के ही बहुत सारे जो डेंसिटी हैं उनके लोग उनके साथ में थे, कंपनी के साथ में वो उनकी हेल्प कर रहे थे। और अब क्या हुआ कि टीपू सुल्तान वहाँ से खत्म हो गए हैं, टीपू सुल्तान को असैसिनेट कर दिया गया है। देन मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर जो वोडियार डेंसिटी थी, जो कि इससे पहले जो डेंसिटी यानी मैसूर के ऊपर पहले यानी इस डेंसिटी से पहले कौन रूल कर रहा था, वोडियार, जो वुडियार्स डेंसिटी थी वो रूल कर रहे थे। वहाँ से इन लोगों ने उसको हटा दिया, टर्मिनेट कर दिया। जब हैदर अली और उनके फादर इवन आए तो उन्होंने वहाँ से टर्मिनेट कर दिया। अब कंपनी जो है वो किसकी हेल्प ले रही है, क्यों? क्योंकि अब वुडियार्स जो है वो इनके हैदर अली और इनके टीपू सुल्तान के क्या है, राइवल हैं। अब वो चाहते हैं वापस से उस थ्रोन पे बैठना। तो अब वुडियार्स जो हैं वो कंपनी की हेल्प कर रहे हैं, प्लस कुछ मराठास जो हैं उन्होंने भी कंपनी की हेल्प की है मैसूर यानी टीपू सुल्तान को हराने के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से टीपू सुल्तान और ये जो मैसूर का जो किंगडम था उस पर भी कंपनी ने रूल करना स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो वोडियार्स डेंसिटी के रूलर को वहाँ पे बिठाया है, वहाँ पे सेट किया है, लेकिन वो रहेंगे तो कंपनी के पपेट ही, उनको बिठाया है तो क्योंकि कंपनी की हेल्प से बैठ रहे हैं तो डेफिनेटली वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, कंपनी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो अब और देखते हैं कि ब्रिटिश अपना एक्सपेंशन, अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन कैसे कर रहे थे। अब टर्न है मराठास की, वॉर विद द मराठास। तो मराठास जो है यानी लेट 18th सेंचुरी यानी मैसूर का जो वॉर हो गया ऑलमोस्ट उसके आसपास की चीज़ें हैं। तो कंपनी जो है वो मराठा पावर को डिस्ट्रॉय कर रही है, मराठा पावर को डिस्ट्रॉय कर रही है, मतलब सभी मराठा को एकदम से नहीं हराया इन्होंने, बैटल नहीं हुई है, वन बाय वन इस तरीके की चीज़ें हैपन हो रही हैं। तो 1761 में क्या हो रहा है कि बैटल ऑफ पानीपत हो रही है। बैटल ऑफ पानीपत जो है वो उसका क्या पर्पस था, किस पर्पस के थ्रू ये बैटल हुई है। तो मराठा जो हैं वो ये सोच रहे थे कि हम ये बैटल करके और कंपनी को हरा देंगे और दिल्ली जो सल्तनत है वहाँ पे हम रूल करेंगे। अब क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो सेंटर ऑफ द कंट्री उस टाइम आ रही थी और हमेशा से ही बहुत फेमस रही है और ये माना जा रहा था कि जो दिल्ली के अंदर रूल कर रहा है इट मीन्स वो ऑल ओवर इंडिया रूल कर रहा है। तो इनका यही प्लान था मराठास का कि हम पानीपत का जो बैटल है उसको जीत जाएंगे डेफिनेटली और कंपनी को हरा देंगे और दिल्ली पर रूल करेंगे, जिससे कि हम पूरे इंडिया को होल्ड कर सकते हैं। बट ये जो बैटल है इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि जो कंपनी है वो जीत रही है, यानी ये इनका जो ड्रीम है वो बिल्कुल शैटर्ड हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। यहाँ पे ये इनका ड्रीम काम नहीं किया और बैटल ऑफ पानीपत जो है वो मराठा हार जाते हैं कंपनी से। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स। अब क्या हो गया है कि पहले ये यहाँ पे जो है वो एक साथ फाइटिंग कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया छोटे छोटे स्टेट्स के अंदर ये भी डिवाइड हो गए। आप यहाँ पे एक चीज़ बहुत कॉमन देखेंगे कि जैसे ही जो भी डेंसिटी है वो अगर पार्टीशन उसका होता जा रहा है तो वो और ज़्यादा वीक होते गए हैं और उन पे होल्ड करना बहुत इजी रहा है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लिए। तो डिफरेंट छोटे छोटे जो स्टेट्स थे उनके अंदर डिवाइड हो गए हैं और उन सभी स्टेट्स के जो चीफ हैं जिनको कि सरदार बोला जाता था वो अब क्या है कि किसके अंडर काम कर रहे हैं, बिलोंगिंग टू कौन कौन से चीफ या सरदार या जो फैमिलीज बोल सकते हैं, दैट वाज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। ये फेमस कुछ चीफ थे जो कि मराठा चीफ थे। और ये ऐसा नहीं है कि जो अभी आपके सामने जो महाराष्ट्र है सिर्फ यहाँ से बिलोंग करते थे, बहुत सारे जो एमपी वाला एरिया है, विंध्याचल वाला जो एरिया है वो एरिया से भी ये बिलोंग कर रहे थे। बहुत वास एरिया के अंदर ये स्प्रेड थे। तो ये सब किसके अंडर आ रहे थे, अंडर इन कॉन्फिडेंसी ऑफ पेशवा। पेशवा जिसको कि प्रिंसिपल मिनिस्टर यानी इसको आप प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं इन सब का, ठीक है, इन सबका चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आप इसको बोल सकते हैं। तो पेशवा जो है ये बहुत ऊपर की पोस्ट हो गई है। इन पेशवा के अंडर जो है वो कौन आ रहे हैं, बाकी सब सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ये सारी फैमिलीज जो है यानी इनके चीफ या सरदार जो हैं वो इनके अंडर काम कर रहे हैं। और ये जो पेशवा है ये कहाँ पे बैठ रहे हैं, ये मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव देख रहे हैं और हेड इन्होंने बना रखा है। जो इनका बेस था वो कहाँ पे था, पूना के अंदर यानी पुणे के अंदर एस्टेब्लिश था। तो वहाँ से इन सब चीज़ों को, इन सभी
एरियाज़ को ये हैंडल कर रहे थे। अब जो मादाजी सिंधिया, नाना फडणीस जो है ये फेमस सोल्जर्स और स्टेट्समैन रहे हैं मराठा डायनेस्टीज के, ठीक है। फिर मराठास जो है सबड्यूड इन सीरीज ऑफ मार्च, मतलब मराठास को एक वॉर से फिनिश नहीं किया गया, एक वॉर की यूं मान लीजिए कि सीरीज चली है, ठीक है। उन सीरीज के थ्रू जो है वो धीरे धीरे ये जो मराठास फैमिलीज थी जो राजघराने थे उनको डिफीट किया गया है, इनको हराया गया है 1 by 1। तो क्या क्या सीरीज रही है देखिए। फर्स्ट वॉर जो होती है एंग्लो मराठा बोल सकते हैं, तो कोई भी एंग्लो के साथ में और कोई डेंसिटी आ रही है, इट मीन्स एंग्लो मतलब ब्रिटिश या इंग्लैंड के जो लोग हैं उनको एंग्लो बोला जाता है। प्लस जो भी नेम आ रहा है लाइक मराठा बोल रहे हैं तो एंग्लो मराठा, राइट। एंग्लो मैसूर, तो एंग्लो और मैसूर के बीच में कुछ ऐसी फाइटिंग हुई, ठीक है। तो ये एंग्लो मराठा जो वॉर हो रही है वो हो रही है 1782 के अंदर। अब ये जो वॉर हुई इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल सा रहा सब कुछ। दोनों ही जो साइड की जो सोल्जर्स थे उन्होंने अच्छे तरह से फाइटिंग की है और कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। तो अब यहाँ पे जब इस तरीके की वॉर होती है जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है तो वहाँ पे मोस्टली किससे उसको फिनिश किया जाता है, ट्रीटी से फिनिश किया जाता है। सालबाई ट्रीटी जो है वो यहाँ पे हुई है 1782 के अंदर। और ये ट्रीटी में क्या था कि नेक्स्ट 20 ईयर्स तक देयर इज नो वॉर, नेक्स्ट 20 ईयर तक कोई वॉर नहीं होगी और आप अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ब्रिटिश जो है वो बहुत तरीके से काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम थोड़े कम पढ़ रहे हैं, ये कम पावरफुल है, तो वहाँ पे वो थोड़ा डिप्लोमेटिक मेथड अप्लाई करते थे और उनको बोलते थे कि ठीक है आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। और कुछ ट्रीटी के अंदर कुछ चीज़ें उधर से वो उसके साथ में एडजस्टमेंट करते हैं, थोड़ा इस साइड से होती है। तो इस तरीके की ट्रीटी हुई सालबाई। देन क्या हो रहा है 1803 से 1805 के अंदर सेकेंड बैटल हो रही है। दैट ब्रिटिश जो है उसके अंदर पावरफुल बन रहे हैं, पावरफुल होके सामने आ रहे हैं। और कौन सा एरिया उन्होंने गेन कर लिया है, उड़ीसा का एरिया कवर कर लिया उन्होंने, वो जीत लिया। देन नॉर्थ यमुना जो एरिया था वहाँ वो भी जीत लिया है। आगरा और दिल्ली जो है वो भी ब्रिटिश के अंडर अब आ गया था, ठीक है। अब 1870 to 1890 ये थर्ड वॉर था। और इसके अंदर ये समझ लीजिए कि जो बाकी जो रिमेनिंग मराठास रह गए थे उन सबको क्रश कर दिया गया, बिल्कुल हरा दिया गया। देन क्रश्ड मराठास पावर। अब क्या हुआ कि अब इन सबको कौन हेड कर रहा था, वो लीड कर रहे थे पेशवा। अब क्या किया गया, पेशवा को ना ही तो अरेस्ट किया गया ना ही कुछ ऐसा यूँ किया गया, उनको रिस्पेक्ट देते हुए उनको कहाँ भेज दिया गया, पेशवा को बोला कि ठीक है अब आप इतने टाइम हैंडल कर लिया आपने, अब आप फ्री होइए, अब आप रिटायर हो जाइए। उनको क्या भेज दिया, बिठूर जो कि कानपुर के अंदर है, यूपी के अंदर एट प्रेजेंट बिठूर कानपुर के आसपास का एरिया है। तो वहाँ पे उनको भेज दिया कि ठीक है आप जाइए वहाँ पे और हम आपको पेंशन भेजते रहेंगे, आप आराम से वहाँ पे रहिए। तो क्योंकि अब इनके पास पावर नहीं थी, सारी मराठा पावर जो है वो लग गई थी, पूरी क्रश हो गई, सबको हरा दिया है 1 by 1। तो इसकी वजह से अब सारी पावर किसके पास आ गई है, ब्रिटिश के पास में आ गई है। और ये जो पेशवा बिठूर के अंदर सेंड किए गए हैं कानपुर के पास में, इफ़ यू रिमेंबर जो झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका जो है, उनका बर्थ जो है वो यहीं पे हो रहा है, ठीक है। फिर आते हैं द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी। अब आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि मराठा जो हैं वो किस तरीके से उनको हराया है एक सीरीज़ के थ्रू। एक जैसे क्रिकेट के अंदर होती है ना 2020 सीरीज़, 1 डे सीरीज़, तो 1 डे में नहीं होता वो, ठीक है। एक दिन में एक मैच हुआ, दूसरे दिन एक मैच हुआ, देन वो कंबाइंड जो है वो सीरीज जीत जाता है, वो विन कर जाता है, वो विनर होती है। तो सेम उसी सीरीज के थ्रू जो है 1 by 1 इनको डिफीट किया गया है। नेक्स्ट जो है वो कंपनी एक और जैसे पॉलिसीज नई लेके आती रही, क्योंकि वो क्या हो रही है डे बाई डे पावरफुल होती जा रही है। 1600 के अंदर 1651 के अंदर जब वो फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रही है यहाँ पे किस तरीके से, तब वो बल्कि परमिशन ले रही है यहाँ के जो स्टेट्स के जो किंग है या जो लोकल रूलर है उनसे परमिशन ले रही है। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हम अप्रोक्स 1800 के अंदर आ गए हैं और
किस तरीके से उन्होंने अपनी पावर को इस्टेब्लिश किया है धीरे धीरे। द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी दैट इज अर्ली 19th सेंचुरी मतलब 1800 to 1900 दैट इज 19th सेंचुरी, ठीक है। तो अर्ली 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेके 1815 तक की आप बात कर सकते हैं। तो कंपनी जो है अब वो क्या हो गई है, एग्रेसिव हो गई है। पहले तो क्या कर रही थी वो, कुछ डिप्लोमेटिक, कुछ इकोनॉमिकल, कुछ इस तरीके की पॉलिसी लगा रही थी, मेथड लगा रही थी चीज़ों को रूल करने के लिए, टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन अब क्या हो गई है, अब उसका मोरल हो गया है अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारा एरिया जो है 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग के अंदर मोस्टली जो एरिया है वो इंडिया का उसने, और ये इंडिया इस तरीके से पूरा इसको एक्सपेंशन ये था। और ये वाला अगर राजस्थान और ये वाला एरिया अगर छोड़ दें तो मोस्टली एरिया जो है वो कंपनी ने कवर कर लिया था। अब क्योंकि उसकी पावर बढ़ गई है, उसका होल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसकी वजह से अब वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील कर रही है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो भी गई है, फील नहीं कर रही है, इवन हो गई है। तो अब जो है वो उसने अग्रेसिव पॉलिसी लगाना शुरू कर दिया टेरिटरी के एक्सपेंशन के लिए। अब वो किसी तरीके का डिप्लोमेटिक काम नहीं कर रही है, अब वो पूरे होल्ड के साथ में वो काम कर रही है। तो अब अग्रेसिव पॉलिसी लगाना स्टार्ट कर दिया है, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स जो हैं 1813 से लेके 23 तक गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिया के, और इन्होंने एक न्यू पॉलिसी लेके आए दैट इज पैरामाउंटेसी। इन्होंने इनिशिएट की नई पॉलिसी दैट इज पैरामाउंटेसी। अब पैरामाउंटेसी का मतलब होता है सुप्रीम, ठीक है, पैरामाउंट इसको बोलते हैं। तो ये जो माउंटेन होता है, इसका ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम पैरामाउंट बोलते हैं। तो सबसे ऊपर की पावर जो है, ठीक है। तो पैरामाउंट से एक पॉलिसी लेके आ रहे हैं, कंपनीज अथॉरिटी जो है उसको सुप्रीम डिक्लेयर कर दिया गया कि जो कंपनी की अथॉरिटी है वो कंपनी ही सबसे सुप्रीम रहने वाली है। यानी जो इंडियन स्टेट्स हैं, अब ना तो हम वहाँ पे रेजिडेंट के रूप में रहने वाले हैं, अब वहाँ पे वो खुद होल्ड कर रहे हैं, कुछ सारी चीज़ों को रूल कर रहे हैं। तो जो हमारी पावर है वो सबसे सुप्रीम है। इंडियन स्टेट्स या रूलर जो है वो हमारे अंडर, हमारी मर्जी पे ही रहने वाले हैं। समटाइम इट वॉज चैलेंज, ऐसा नहीं है कि जिस तरीके की चीज़ें हो रही थी तो कुछ लोगों ने चैलेंज नहीं किया होगा, क्योंकि आपके घर के अंदर आके आप के रूम्स में, आपके घर के अंदर पूरा किसी ने कब्जा कर लिया है, बैठे हैं, कंटिन्यू आपको एम्बेरस किए जा रहे हैं, अपनी पावर जो है आप पे इम्पोज कर रहे हैं। तो कुछ लोग हो सकता है अभी बैठे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने तो आवाज़ उठाई होगी। तो अलग अलग एरिया से, छोटे छोटे एरिया से बहुत सारी वॉइस जो है वो उठी है। उनमें से बहुत फेमस वॉइस हम तक पहुंची हैं, उनको हिस्ट्री में हम उनका नेम भी जानते हैं। बहुत सारे लोगों की वॉइस पहुंची भी नहीं, लेकिन लोकल लेवल उस एरिया के जो लोग हैं वो डेफिनेटली उन सब चीज़ों को जानते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखता है किट्टूर, जो कि कर्नाटका के अंदर है। अभी वहाँ पे रानी चेन्नम्मा जो है, रानी चेन्नम्मा उन्होंने आर्म्स उठाए एंटी ब्रिटिश रेजिडेंस के खिलाफ, यानी ब्रिटिश लोगों के जो अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई कि नहीं, हम नहीं ये चीज़ सहन करेंगे कि आप इस तरीके की जो आप अलाइंसेस लेके आ रहे हैं, सब्सिडरी अलाइंसेस, और पावर अपनी हम पे इम्पोज कर रहे हैं, वी विल नॉट टॉलरेट इट। तो उन्होंने आर्म्स उठाए, लोग भी उनके साथ में आए होंगे, बट क्या हुआ, शी अरेस्टेड इन 1824 एंड इम्प्रिजनमेंट में रही है, जेल में रही है, और 29 के अंदर इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। फिर उनके बाद में उनका ही जो स्टेट था वहाँ से रायना जो है पुअर चौकीदार हैं, एक सांगोली से, ये किट्टूर के ही थे, और उन्होंने ये जो भी प्रोटेस्ट था, ये जो भी कैंपेन था जो कि रानी चेन्नम्मा चला रही थी, उसको कैरीड ऑन किया है, उसको चलाया है। और उनके साथ भी बहुत लोग आए होंगे और ब्रिटिश लोगों को परेशान भी किया होगा। लेकिन क्या हुआ, ही कॉट एंड हैंग्ड बाय ब्रिटिश। 1830 के अंदर उनको भी पकड़ लिया गया, कॉट एंड हैंग्ड, उनको फांसी दे दी गई 1830 के अंदर। अब इन 1830 जो ईस्ट इंडिया कंपनी है एक चीज़ से और वरीड हो गई। अब किस चीज़ से, जो रशिया है वो क्या कर रहा था, वो भी जैसे ब्रिटेन अपना एक्सपेंशन कर रहा था ना, तो जो रशिया के लोग हैं वो भी आर्मी के थ्रू और अपना एक्सपेंशन करते आ रहे थे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक रफ मैप के थ्रू समझते हैं। लाइक ये जो है, ये आपका रशिया, इधर यूरोपियन जो कंट्री है, ये हमारा इंडिया का पार्ट था, ठीक है।
तो ये पूरा ऑलमोस्ट इंडिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये रशिया जो है इस एरिया से आ रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंशन अपना करते हुए आ रहे हैं। अब ब्रिटेन जो था यानी जो कंपनी थी उसको ये डर हो गया, ये टेंशन हो गई, दे वर वरीड अबाउट कि रशिया जो है वो अपना एक्सपेंशन करता हुआ आ रहा है। एक्सपेंशन मतलब वही ट्रेडिंग सिस्टम से, और कहीं पे जहाँ मिलिट्री की जरूरत हो रही है वहाँ मिलिट्री लगा रहे हैं। तो ये वाला जो एरिया, अब तक क्या होता था, ये वाले एरिया के अंदर 1830 से पहले ऑलमोस्ट ये एरिया, बंगाल का एरिया ऑलरेडी कवर कर चुके थे, और ये वाला एरिया उन्होंने मैसूर वाला भी कवर कर दिया था। ये जो नॉर्थ वेस्ट जो एरिया था वो अभी भी कंपनी की रीच से बाहर था, वो इनके अंडर नहीं था। ऑल्दो अभी ये कौन सा पार्ट है, अफगानिस्तान वाला पार्ट है, पाकिस्तान वाला पार्ट है, लेकिन वो उस टाइम जो है वो इंडिया ओवरऑल एक अपना खुद का ये सब कॉन्टिनेंट था उसके अंदर ही इंक्लूड थे, राइट। तो अब रशिया जब आ रहा है तो ब्रिटिश लोगों को टेंशन हो गई कि कहीं वो, क्योंकि इस रास्ते से तो नहीं आ रहे, वो इस साइड से एक्सपेंशन अपना कर रहे हैं, तो वो इस एरिया से आएंगे। तो अगर उन्होंने पहले यहाँ पे अफगानिस्तान पे या जो पाकिस्तान या सिंध वाला जो एरिया है वहाँ पे अगर अपना इन्वेजन कर दिया या वहाँ पे अपना होल्ड कर लिया, तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, इंडिया के अंदर एंटर हो जाएंगे, और उनके लिए एक बड़ा राइवल जो है वो आ जाएगा। रशिया और ब्रिटेन की हमेशा से कंट्रोवर्सी रही ही है, ठीक है। तो अब जब इधर आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब क्या किया कि बहुत कनिंग थे, बहुत स्मार्ट थे ये लोग, तो पहले से ही इन्होंने उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि एक दिन के अंदर, जैसे आज के टाइम में अगर सोचें तो आज के टाइम में युद्ध करना, बैटल करना, दैट्स मोर इजी देन अर्लियर। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में आपके पास में इस तरीके के सोर्सेज हैं कि आप एक दिन के अंदर भी दूसरे पे इन्वेस्ट कर सकते हो, हमला कर सकते हो, लेकिन दैट टाइम इट वाज नॉट वेरी इजी, राइट। तो अब इन्होंने उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, ये जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है उसको सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई करें। इन 1830 ईस्ट इंडिया कंपनी वरीड अबाउट रशिया माइट रशिया एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट देन अफगान। अब ब्रिटिश नाउ wanted to secure this नॉर्थ वेस्ट एरिया, दे स्टार्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान। उन्होंने अफगानिस्तान पे इन्वेस्ट किया। 1838 से 1842 के बीच में इन्होंने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया, रूल करना स्टार्ट किया। देन 1843 के अंदर ये जो पाकिस्तान के अंदर सिंध वाला जो एरिया है वहाँ पे उन्होंने इसको भी वो कवर अप कर लिया। अब ये वाली जो बॉर्डर है ये इन्होंने कवर कर ली। अब क्या था, बीच में जो पंजाब ये वाला एरिया है वो अभी भी इनकी रीच से बाहर था। अब पंजाब में जो है वो उस टाइम कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह, जो कि अपने आप में बहुत पावरफुल, बहुत सॉलिड एक किंग माने जाते थे और थे भी। और अब ब्रिटिश लोगों ने जब उनसे फाइट की, इवन दे डिडंट वांट टू ट्राई इट, तो वहाँ पे तो इन्होंने ट्राई भी नहीं किया, और जब ट्राई किया तो इनको कंपनी को हेल्ड बैक करना पड़ा, बाहर जाना पड़ा, वो हार गई वहाँ से। तो कंपनी जो है वो आराम से बैठ गई है कि ठीक है अब ये तो इसको मुश्किल है। तो क्या हो जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह की 1839 के अंदर डेथ हो जाती है। तो 1849 के उनके बाद में भी जो पंजाब के रूलर थे उन्होंने फाइट की है इनके साथ में, कंपनी के साथ में, बट 1849 में कंपनी जो है वो जीत जाती है, और अब जो पंजाब का एरिया है उसको भी इन्होंने एनेक्स कर लिया है, मतलब होल्ड कर लिया है। अब आप देखेंगे इस टाइम पीरियड के अंदर 1849 या 1850 के अंदर ऑलमोस्ट एरिया जो है इंडिया का, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, सिंध, पाकिस्तान, सब एरिया जो है वो किसके अंडर आ गया है, कंपनी के अंडर आ गया है। यानी वहाँ पे ट्रेडिंग के साथ साथ में जो रूलिंग का, एडमिनिस्ट्रेशन का, हर चीज़ का जो काम है वो कौन देख रहा है, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होल्ड कर रही है, देख रही है। अब कंपनी जो है रूल करने के लिए हर दिन जो है वो न्यू पॉलिसीज़ लेके आ रही हैं, ताकि किसी भी तरीके से जो भी थोड़े बहुत अभी भी स्टेट्स रिमेनिंग रह गए हैं उनको भी पावर में लिया जा सके, या अभी जिनके ऊपर होल्ड कम है कंपनी का वो किसी भी तरीके से उनके अंडर आ जाए। तो अब एक जो फाइनल वेव है एनेक्सेशन की, यानी चीज़ों को होल्ड करने की, स्टेट्स को होल्ड करने की, वो क्या थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ये जो डॉक्ट्राइन आया है वो किसके अंडर आया है, दैट इज अंडर लॉर्ड डलहौजी। ये कौन थे, अब ये गवर्नर जनरल थे, 1848 से लेके 1856 तक इंडिया के गवर्नर जनरल रहे हैं ये।
लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अब ये लेके आए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इन्होंने इस पॉलिसी को इनिशिएट किया। अब क्या था ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, यानी ये किस तरीके की पॉलिसी थी। अब ये जो पॉलिसी है ये बहुत टर्निंग पॉइंट है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। किस तरीके का टर्निंग पॉइंट, ये जो डॉक्ट्राइन था यानी ये जो पॉलिसी थी, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी इफ एनी इंडियन किंग डाइड विदाउट एनी सक्सेसर, नेचुरल सक्सेसर, मतलब अगर कोई भी किंग किस डेथ हो जाती है उस किंग की और उसका कोई बेटा नहीं है, खुद का कोई बेटा नहीं है, तो वो उसका जो किंगडम है यानी उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पे किसका राइट हो जाएगा, किसका रूल हो जाएगा, कंपनी का रूल हो जाएगा। अब ये जो है ये नया रूल लेके आई कंपनी, और इसी की वजह से आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे ऑल्दो इन्होंने स्टेट्स जो है वो कैप्चर कर लिए थे, सतारा का और भी जो एरिया है वहाँ के, लेकिन जो सबसे मेन रिवॉल्ट हुआ था जिसको हम फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, दैट इज 1857, जिसको लीड करने वाली कौन थी, महारानी लक्ष्मीबाई। मणिकर्णिका मूवी देखी होगी आपने, देखा होगा, सारी चीज़ों को विजुअलाइज किया होगा। तो उसमें क्या होता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनके एक बेटा होता है, सन होता है, लेकिन वो उसकी डेथ हो जाती है, बहुत छोटा था तब ही, ठीक है। अब उनके हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है उसके बाद में, अब उनके कोई भी सन नहीं है, नेचुरल सन नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने किसी भी रिलेटिव का सन जो है वो अडॉप्ट कर लेती हैं। अब वो अडॉप्ट कर लेती हैं, अब उसको वहाँ का सक्सेसर भी डिक्लेयर कर देती हैं कि अब जो आने वाला जो सक्सेसर होगा वो ये मेरा सन बनने वाला है। लेकिन ये चीज़ जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल भी उसको वो नहीं ले रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने बोला जो हमारा ये जो डॉक्ट्राइन आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका ये सन जो है वो नेचुरल सन नहीं है, यानी आपने अडॉप्ट किया है, तो हम अब इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और आपका जो भी ये प्रॉपर्टी है, आपका जो किंगडम है, आपका स्टेट जो है वो कंपनी के अंडर नेचुरली आ जाएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी। तो इस चीज़ पे जो लक्ष्मीबाई हैं वो उनके अगेंस्ट जाती है, आवाज़ उठाती हैं कि नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारा किंगडम है, हमारा स्टेट है, आप किस तरीके से इसको लेके जाएंगे। तो इसी रीज़न से जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी झांसी पे कब्जा कर लेती हैं, उसको अपने पावर में ले लेती हैं, और रानी लक्ष्मीबाई को वहाँ से जाना पड़ता है, और उसके बाद में जो ब्रिटिश कंपनी के अगेंस्ट जो है वो रानी लक्ष्मीबाई अपने सोल्जर्स के साथ में फाइट करती है, ठीक है। तो ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो इसको एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर, मेल मतलब सन होना चाहिए, अगर डॉटर है तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो मेल हेयर हिज किंगडम वुड लैप्स, उसका किंगडम जो है वो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, एंड विल बी पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। वन बाय वन मैनी किंगडम डॉक्ट्राइन, बहुत सारे एक वन बाय वन जो है वो ये किंगडम जो है उनको डॉक्ट्राइन कर लिया गया, अंडर आ गए। कौन कौन सा, सतारा जो है वो 1948 के अंदर, सॉरी 1848 के अंदर ये इस डॉक्ट्राइन के अंडर जो है ये कंपनी के अंडर आ गया है। देन संबलपुर आ रहा है 1850 के अंदर, देन उदयपुर राजस्थान का जो पार्ट है 1852 के अंदर, नागपुर 1853, और झांसी पर भी 1854 के अंदर इन्होंने कब्जा कर लिया, उसको भी अपने अंडर ले लिया। उसके बाद में रानी झांसीबाई जो है वो लक्ष्मीबाई वो बैटल के लिए तैयार होती हैं, जो सोल्जर्स हैं उनको रेडी करती हैं, और इनके साथ में इनका बैटल होता है जिसमें कि जो लक्ष्मीबाई हैं उनकी डेथ हो जाती है। 1856 के अंदर फाइनली इन्होंने अवध जो था दिल्ली के आसपास का जो एरिया है जो उसको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, अयोध्या का जो एरिया, सॉरी, ठीक है। तो वहाँ पे शुरू से काफ़ी टाइम से कंट्रोवर्सी चल रही थी, ये जो वहाँ के रूलर थे उनके साथ में एडजस्टमेंट करके चल रहे थे, कोई नया रूलर आ जाता था उनके साथ में एडजस्टमेंट हो जाती। तो और इस बार जो है वो नया इन्होंने एक्सक्यूज़ दिया है वहाँ पे कि वी वर ऑब्लाइज्ड बाय लॉ, यानी हमारा जो लॉ है उससे हम ऑब्लाइज थे, मतलब हमारे हाथ बंधे हुए हैं, जो लॉ कह रहा है उसके अकॉर्डिंग जो अवध का जो किंग है, जो नवाब थे, वो पब्लिक की सेवा नहीं कर पा रहे थे, पब्लिक जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थी उनके वर्क से, इस वजह से, या वो जो किंगडम है स्टेट को अच्छे तरीके से रन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए
उसको सही ढंग से रन करने के लिए कंपनी जो है वो उस पर रूल कर रही है या कंपनी अपने अंडर ले रही है। ऑल्दो जो वहाँ की जो पब्लिक थी उन्होंने भी उसके अगेंस्ट जो है वो आवाज़ उठाई, बट अवध जो है वो भी इनके अंडर आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद में जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो ब्रिटेन की जो आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी, उनको भी आप देखेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है कि एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया है। बहुत सारी चीज़ें इंडिया के रूलर से ही उन्होंने सीखी हैं, जो आर्मी रेडी की है। तो जो मुगल एम्पायर थे उनकी जो आर्मी थी वो ऑलरेडी क्या थी, एस्टेब्लिश थी, क्योंकि जो कंपनी की सबसे जो पावरफुल चीज़ थी वो क्या थी, आर्मी थी। क्यों? क्योंकि पहले तो वो क्या कर रहे थे, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल या कुछ बहुत सारी पॉलिसी लगा के जो है वो अलग अलग रूलर को अपने अंडर ले रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे थे, अब उनकी स्ट्रेंथ क्या थी, उनकी आर्मी। और वो आर्मी खुद की तो डेवलप कर ही रहे थे, बाकी जो एरिया जो अपने अंडर लेते जा रहे हैं उनकी आर्मी भी उनका ही पार्ट हो गई, अब वो भी उनके अंडर ही काम करेंगे, तो वो एक अपनी उनकी स्ट्रेंथ थी। तो इस तरीके से अब आप ये देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड करने आ रही है एक कंपनी, और पूरे इंडिया को उन्होंने अपनी टेरिटरी बना लिया है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर का कंक्लूजन अगर आप देखते हैं तो इस कंक्लूजन को छोड़ देते हैं, बुक के कंक्लूजन को छोड़ देते हैं। आई वांट टू आस्क टू यू, टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, टेल मी, क्या लगता है आपको कि ये सब चीज़ें क्यों हुई? ठीक है, अगर हम बुक के कंक्लूजन की बात करें तो ये बोलते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये ट्रांसफॉर्म हुई है ट्रेडिंग कंपनी से टेरिटरी पावर के अंदर। अब आप ये देखेंगे कि 1857 तक, जब तक ये रिवोल्ट हो रहा है, लक्ष्मीबाई के साथ में बैटल हो रहा है, तब तक पावर किसके पास थी, इसी कंपनी के पास में। मतलब आप एक सिंपल सी कंपनी ले लीजिए, मान लीजिए अपने इंडिया की किसी एक कंपनी को ले लीजिए, और वो इतनी पावरफुल हो जाए कहीं पे दूसरी जगह पे जाकर कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, फिर आपने पूरी कंट्री को कैप्चर कर लिया, और वो भी इतनी वास्ट कंट्री को, वो भी ऐसी कंट्री को जहाँ पे डिफरेंट स्टेट के अंदर अलग अलग रूलर बैठे हैं, बहुत पावरफुल रूलर बैठे हैं, और आपने धीरे धीरे अपनी आर्मी डेवलप कर ली है और वहाँ पे आप रूल करने लगे हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करने लगे हैं। सो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। क्यों? अब इसका रीजन क्या रहा होगा वो देखेंगे, बट इसके अकॉर्डिंग आप बुक के अंदर देखेंगे कि ये बोल रहे हैं कि ठीक है, कंपनी जो है वो ट्रेडिंग भी कर रही है, टेरिटोरियल पावर भी आ गई है, इसके साथ साथ में बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है वो आ रही है। स्टीम जो इंजन है वो अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर आ गया है, और जिस ट्रैवलिंग को आने जाने के अंदर जो 3 to 6 मंथ लग जाते थे, अब वो वीक के अंदर जो है वो कंप्लीट हो रही है। तो हमारी बुक के अंदर तो ऐसा ही दिया हुआ है कि इन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट किए, बट आई स्टिल से कि ये जो डेवलपमेंट किए हैं ये डेफिनेटली हम लोगों के लिए नहीं किए, इंडियन पीपल के लिए नहीं किए, क्योंकि तब तक ये क्या कर रहे हैं, तब तक इन्होंने इस इंडिया को ही अपना घर बना लिया है। अब जिस घर में रह रहे हैं आप, पहले तो क्या थे, पहले तो ये हमारे गेस्ट थे, अब पहले तो इनको वैसे ही उस चीज़ को हैंडल करना पड़ता था जैसे हम खिलाते थे, तब तक तो वो वैसा ही खा रहे थे जैसा कि हम इनको प्लेट के अंदर सर्व करके दे रहे थे। अब क्या है, अब किचन भी इनकी, घर भी इनका, सब कुछ इनका है। तो डेफिनेटली जब आप उस घर के अंदर रह रहे हैं तो जो भी आप डेवलपमेंट करा रहे हैं, घर की पोजीशन अगर खराब हो गई है, आपको मूव करने में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो जो उसको होल्ड कर रहा है वो उसकी डेवलपमेंट भी कराएगा। तो ये जो डेवलपमेंट कराए हैं, ये जो नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, ये सब चीज़ डेफिनेटली जो ब्रिटिश लोग हैं उनकी ही हम लोगों को देन है, बट उन्होंने ये हमारे लिए डेफिनेटली नहीं किया है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो स्टीम इंजन जो है वो लेके आए, जिससे कि ये जो ट्रैवल करते थे, क्यों करते थे, क्योंकि पूरा एरिया जो है, पूरा इंडिया इन्होंने अब क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। अब इधर से उधर मूव करने के लिए जब आप हॉर्सेस पे जाएंगे या कार्ट पे जा रहे हैं तो बहुत टाइम टेकिंग है, और हर जगह तो सी का एरिया नहीं है कि आप शिप के थ्रू जाए, और वो भी बहुत टाइम टेकिंग है। तो इन्होंने ये स्टीम इंजन लेके आ रहे हैं, यहाँ पे डेवलप किया इन्होंने। 1857 के अंदर जो है वो कंपनी एक्सरसाइज कर रही थी, डायरेक्ट रूल कर रही थी अबाउट 63% ऑफ टेरिटरी, इंडिया की 63% टेरिटरी पे रूल कर रही थी, जहां पे इंडिया की 78% पॉपुलेशन रह रही है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो वर्चुअली अगर देखा जाए तो इंडिया
के ऊपर क्या कर रही है, पूरा कंट्रोल कर रही है। अब आपको ये शायद पता है नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन ये अभी तक क्या है कि एक कंपनी ही रूल कर रही है। अभी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, यानी जो वहाँ की महारानी है, जो वहाँ की क्वीन है, अभी तक उनका रूल स्टार्ट नहीं हुआ, उनका रूल इसके बाद में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन है अकॉर्डिंग टू योर बुक। और थोड़ा सा मैं अपना व्यू भी यहाँ पे देना चाहूँगी कि अगर आप डीपली इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो आप ये देखेंगे कि हम बार बार हार क्यों रहे थे। ब्रिटिश कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, हमें क्यों हरा रही थी। देखिए, इंडिया जो है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर डिवाइड था। ठीक है, अब सेंटर में दिल्ली जो है, वहाँ पे अलग अलग बीच बीच में किंग आ रहे हैं जो कि रूल कर रहे हैं। अब आज के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक होती है जिसके हैंड में सारी पावर होती है, जो पूरे इंडिया को एक होल पार्ट हम हैं और उसको मान के चल रही है और उसको रूल कर रही है, और उन सबको गवर्न करने का काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट के अंदर डिफरेंट स्टेट के अंदर चाहे जैसे भी गवर्नमेंट हो, लेकिन इंडिया का जो एज ए होल पार्ट जो डिसीजन है वो कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। यानी उस एक के पास में पावर है ताकि वो सोच सके कि इंडिया के लिए बेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकते हैं। तो वो जो डिसेंट्रलाइजेशन प्लस सेंट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो काम करता है कि वेलफेयर किसके अंदर है, आपकी कंट्री का वेलफेयर किसके अंदर है, एक वो चीज काम करती है। उस टाइम में अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग किंग बैठे हैं जो कि अपने डेवलपमेंट की बात तो चाहते हैं, लेकिन जो आसपास की जो नेबर जो रूलर हैं उनके साथ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनका प्रॉब्लम रहता है, कंट्रोवर्सी रहती है। अब क्या कर रहे हैं, जब हम कोई भी बाहर से आ रहा है, चाहे इससे पहले भी बहुत सारे रूलर जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं, इंडिया के ऊपर रूल कर रहे हैं, तो वहाँ भी इंडिया जो है वो क्यों बार बार डिफीट हो रहा है, क्योंकि हम यूनिटी के अंदर नहीं लड़े, हम यूनाइटेड नहीं रहे, हम एक साथ मिलकर उन बाहर से आने वाली जो पावर है उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट नहीं लड़ पाए। इस वजह से बार बार जो है वो हम बाहर से आने वाले लोगों से हारते चले गए। इसके अंदर आप एक स्टोरी सुनी होगी आपने, हम जब छोटे थे तो हमें एक स्टोरी सुनाई जाती थी कि आप किसी को भी एक कुछ भी स्टिक दें, सिंपल स्टिक देंगे, एक स्टिक देंगे, आप उसको ब्रेक करने के लिए बोलिए, आप डेफिनेटली उसको ब्रेक कर देंगे, बहुत इजीली ब्रेक कर देंगे। आपको 2 के लिए बोला, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप फिर भी उसको ब्रेक कर देंगे। लेकिन अगर एक बंडल आपको उन स्टिक्स का दे दिया जाए एंड नाउ समवन से यू कि आप इसको ब्रेक करके दिखाइए, तो इट्स इम्पॉसिबल। तो हम इंडिया के अंदर ये जो प्रॉब्लम थी कि हम कभी यूनाइटेड रहे ही नहीं, जिसकी वजह से कंपनी क्या कर रही है, बंगाल पे आ रही है। बंगाल के अंदर जब वो रूल करने की ट्राई कर रही है तो वो एक नवाब जो है सिराजुद्दौला, वो उनके साथ फाइट कर रहे हैं, लेकिन बाकी आसपास के लोगों को कंपनी जो है वो अपने अंदर मिला रही है, उनको बोल रही है कि हम आपको नवाब बना देंगे, और अपने जो बेनिफिट्स हैं उनके लिए कंपनी के साथ में वो मिल जाते हैं और अपनी ही कंट्री के एक रूलर को आप हरा रहे हैं। और ऐसा ही हर बार कंपनी ने किया है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इंडिया के होल पार्ट के अंदर अपना रूल करने में हमेशा सक्सेसफुल रही। ठीक है, तो ये मेरा कंक्लूजन था फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप खुद बता सकते हैं, आप खुद अब ग्रो हो रहे हैं, आप खुद जो है इंटेलेक्चुअल लेवल पे इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने कैपेबल हैं कि आप इन चीज़ों को पढ़कर, अपनी हिस्ट्री को पढ़कर ये बता सके एक्चुअल में उसका रीज़न क्या था। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस पूरे चैप्टर को आप एज ए स्टोरी लर्न करेंगे। डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं, ये जो ईयर्स हैं, ये भी बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। पीछे वाली चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।